गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाह रहा हूं जो आप लोगों को भी एड्रेस करेंगे और जिनका काफी ही एक ग्लोरियस लाइफ मैं उसे कहता हूं वो रहा है। कैरियर कारण मैं ये कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति का जिंदगी में स्वयं सफल होना और बातें होती हैं और अपनी सफलता को दूसरों के साथ शेयर करना। तात्पर्य यह है कि खुद सफल हुए सो हुए, औरों को सफल बनाना, ये दोनों दो बातें होती हैं। तो जिन्हें मैं इंट्रोड्यूस आपके सामने कर रहा हूं, काफी व्यस्त जीवन जीते हैं। ये प्रथम जेपीएससी बैच से तीसरे टॉपर रहे मिस्टर अरविंद कुमार लाल सर। और मुझे आज यहाँ बुलाया गया था कि कुछ आप लोगों का मोटिवेशन करूं। कुछ परिचय भी मेरा कराया गया है, उतनी बड़ी बात नहीं है, बस ठीक है। हम लोगों का प्रयास रहा कि एक अच्छा मार्गदर्शन, और खास के हम झारखंड राज्य के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं और एस्पिरेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि हम बेहतर अपना कैरियर बना सकें, तो उनके लिए हम लोग का प्रयास रहा है और उसमें सफलता भी मिली है, लोग लाभान्वित भी हुए और ये क्रम जारी रहेगा। हम लोग और भी बेहतर इसमें करने की कोशिश करते रहेंगे। आज आपके साथ हैं, आप लोगों के साथ। देखिए, अभी तो जैसे कि जेपीएससी की वैकेंसी आई है, ठीक है ना, झारखंड लोक सेवा आयोग की वैकेंसी आई है। तो ये 11वीं से 13वीं तक की वैकेंसी को एक साथ कंबाइन कर क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा विलंब से परीक्षाएं हुई कतिपय कारणों से, तो उसको किया गया है। इससे पहले भी 7 से 10 को एक साथ जोड़कर किया गया था। और जो अभी झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है, उसमें 342 पदों के लिए ये अभी वैकेंसी जारी की गई है। मैं जेपीएससी पे भी जाऊंगा, लेकिन एक दो चीज पहले जोड़ना चाहूंगा कि आपको सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहिए। एक बड़ी बात है, सिविल सर्वेंट या आप कहें कि सरकारी सेवा में क्यों आना चाहिए। कई उसके कारण हैं। आप जब सरकारी सेवा के लिए सोच रहे हैं तो कुछ सोचा होगा आपने भी। मैं अपनी ओर से बस कुछ चीजों को ही ऐड करूंगा। देखिए, सेवा तो हर एक कोई कर रहा है ना, ऐसा आप नहीं कर सकते कि हम ही केवल समाज सेवा सिविल सर्वेंट ही करेंगे या सब कोई सेवा ही कर रहा है। लेकिन सिविल सेवा का अपना एक महत्व है। हम लोग प्राचीन काल से आप देख लें तो जो भी प्रशासन हो, वो हड़प्पा कालीन प्रशासन के बारे में बहुत जानकारी नहीं है हमें, लेकिन मौर्य कालीन प्रशासन से आप देख लें तो हमेशा एक अच्छे प्रशासक की भूमिका राज्य चलाने में होती है, लोगों के विकास करने में। और खास करके जहाँ का हमारा झारखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, ऐसे कुछ अन्य क्षेत्रों के बारे में भी जहाँ पर कि अभी भी थोड़ी पिछड़ापन है, एजुकेशनली भी, इकोनॉमिकली तो है ही। तो उन सब क्षेत्रों में अगर लोक प्रशासक बढ़िया भूमिका करता है तो जो डिलीवरी चाहिए सरकार का, देखिए काम होता है सरकार का नीति बनाना, और उन नीतियों को लागू फिर कौन करता है, एक लोक सेवक करता है, एक लोक प्रशासक करता है। तो निर्णय लेना और निर्णय को फिर लागू करना, निर्णय को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। निर्णय लेना तो जरूरी है ही, लेकिन आप निर्णय लिए लेकिन उसका सही लागू नहीं कर पाए तो निर्णय लिया हुआ क्या हो गया, उसका उतना प्रतिफल लोगों को नहीं मिल पाया। एक अच्छे लोक प्रशासक की भूमिका रहती है। और आप अपने व्यक्तिगत तौर से भी जितना सेटिस्फैक्शन, जितना संतोष एक अच्छा लोक सेवक बन के लीजिएगा, अन्य में आपको उतना संतोष नहीं मिलेगा। यहाँ हम अपने लिए, सरकार हमको इतना वेतन देती है कि हम बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन अपने परिवार का कर पाते हैं, लेकिन आप जो समाज को आउटपुट देते हैं, जितना आप लोगों की सेवा करते हैं, वो आपको आत्मिक संतुष्टि बहुत ज्यादा देता है। जब आप आएंगे सेवा में तब आपको समझ में आएगा कि हमने क्या पाया है।
इतनी बड़ी चीज होती है एक लोक सेवक होना। जब एक कोई गरीब व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, पिछड़ा हुआ व्यक्ति आपसे मिलता है इस अपेक्षा के साथ कि हम इस बाबू से मिलेंगे और मेरा काम ये हो जाए, और आप कर देते हैं, तो जो उसके अंदर एक खुशी होती है, जो एक उसके अंदर एक संतोष होता है, जो आशीर्वाद आपको मिलता है, वो एकदम अद्वितीय होता है, अनपैरेलल्ड। किसी से वो तुलना, उसकी तुलना आप पैसे से, वेल्थ से नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग हमेशा लोगों को मोटिवेट करते हैं, युवाओं को, अच्छे युवा, कि आप अच्छे सेवा में आइए, लोक प्रशासक बनिए, लोक सेवक बनिए, इस रूप में आप समाज की सेवा करिए। ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं, सब में आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी, संभावनाएं बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा आत्मिक सुख देने वाला है। साथ ही यह सेवा आपको सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा बोलते हैं, इसे सरकारी नौकरी की बड़ी धूम होती है। हम लोग सामाजिक सुरक्षा के समय कहते हैं ये बात कि हम लोग तो बहुत सारी सावधानियां बरतते हैं सड़क पे चलने में, नहीं ऐसे चलेंगे, हेलमेट लगा लेंगे, ऐसे कर लेंगे, लेकिन कुछ आकस्मिकताएं ऐसे होती हैं, दुर्घटना होती है और जहां हम प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जब सरकारी सेवक आप होते हैं तो यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी, मतलब इतना आकस्मिकता आने के बाद भी आपको बरकरार रहने का मौका पूरा मिलता है। समझ रहे हैं, आपको और आपको परिवार को बहुत बड़ा संबल रहता है। ये एक इसकी बहुत बड़ी खासियत है सोशल सिक्योरिटी। तो मैंने पहला कहा कि आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, इसमें कि आप बहुत ही ईमानदारी पूर्वक बेहतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आप समाज को बहुत कुछ डिलीवर कर सकते हैं जो आपको बहुत कुछ आत्म संतुष्ट देगा। और तीसरी चीज आपका हो गया सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, कि बुरी परिस्थितियों में भी आपके परिवार को देखने के लिए पूरी तंत्र सरकार की है, ये पूरी जो सेवा है वो आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कि आप एक बार सरकारी सेवा में आ गए तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना कुछ है उसमें कि आपको कभी उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और साथ में आपका जो परिवार का, आपके मित्रों का, आपके संबंधियों का जो मान बढ़ता है। आप देखते होंगे कोई सिविल सर्वेंट रिजल्ट आता है जेपीएससी यूपीएससी का, और अखबारों में एकदम देखिए कितना सारा बड़ा बड़ा न्यूज, नहीं ये बन गए, ऐसे हो गया। तो एक ग्लैमर भी है, ऐसा नहीं है कि ग्लैमर नहीं है। मैं ग्लैमर को बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करता हूँ, ठीक है, वो एक क्षणिक चीज है। जो वास्तविक चीज मैंने आपको बताया, आपकी आत्म संतुष्टि, सामाजिक सुरक्षा और लोगों को सेवा देने की आपका जो मौका है वो इसमें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसी क्रम में जब हम लोग जेपीएससी में आते हैं तो जेपीएससी और यूपीएससी मैं दोनों को साथ रखता हूं। देखिए, जब कभी हम तैयारी करते हैं तो ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे यहाँ लोक सेवा सिविल सर्विसेज के लिए सबसे जो बड़ी परीक्षा लेती है वो केंद्रीय स्तर पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग। एक संघ लोक सेवा आयोग है हमारे यहाँ, जो संघीय व्यवस्था उसमें एक ही जगह परीक्षा होती है, ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, और वही लोग पूरे देश में पदस्थापित किए जाते हैं। यूपीएससी की जो परीक्षा होती है ये प्रत्येक वर्ष होती है। जेपीएससी की हमारी परीक्षा प्रत्येक वर्ष नहीं हो पा रही है, प्रयास है कि हम लोग उसको प्रत्येक वर्ष जारी कर पाए। ठीक है, चल रहा है अभी, हो सकता है कि आगामी वर्षों में यह रेगुलराइज हो जाए और आपको अपॉर्चुनिटी, क्योंकि राज्य मेरा थोड़ा छोटा है तो वैकेंसी उसी आधार पर हो रही है, रिक्तियों के आधार पर ही नियुक्तियां होंगी। ठीक है, रिक्तियों के आधार पर ही नियुक्तियां की जाएंगी। तो इस तरह से एग्जाम्स हो रहे हैं। हम लोगों ने 10 एग्जाम ले भी लिए कंबाइंड। ठीक है, इन 24 वर्षों में, 23 वर्षों में हम कहें नजर, या 22 वर्षों में ही कहें कि हम लोगों ने 10 परीक्षाएं, तो औसत 2 वर्षों में एक परीक्षा तो ली ही जा रही है, या उससे और बेटर हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप यूपीएससी में जाएंगे, जेपीएससी की बात अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ मैंने कहा 342 वैकेंसी को हटाते हैं अभी हम। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट होता है वो होता है डिप्टी कलेक्टर, उप समाहर्ता आप बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग जेएएस भी कहते हैं, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, झारखंड प्रशासनिक सेवा के आप पदाधिकारी बनते हैं। और यूपीएससी में यही चीज जो है वो आईएएस, या इसको आप कलेक्टर कह लीजिए। ठीक है ना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये उप समाहर्ता, यहाँ ये समाहर्ता बनेंगे। ठीक है ना, नेचुरली ये सीनियर पोस्ट है सब। इसके तुलना में स्टेट कमीशन, पीसीएस,
और इधर हो गया मतलब यूपीएससी आईएएस वाला ग्रुप जो हो गया। तो यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर जेएस बनना है, तो यहाँ आईएएस कलेक्टर आप बनना है, डीएम बनना है। कलेक्टर भी समाहर्ता, ये पुराना प्राचीन शब्द है, मौर्य काल से समाहर्ता शब्द चला रहा है प्रशासन को चलाने के लिए। एक जिला का मुखिया हो जाता है प्रशासन चलाने के लिए, और उनको सब कुछ में सहयोग करने के लिए या खंड और प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर किनकी नियुक्ति हो जाती है, जेएस की हो जाती है, डिप्टी कलेक्टर की हो जाती है, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार इसके बाद यहाँ पर आईपीएस आते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। जैसे एसपी आपके जिला में आप देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हुए डीजीपी तक वो पद जाता है, और ये सेक्रेटरी तक, चीफ सेक्रेटरी तक जाते हैं आईएएस। यहाँ पर वही चीज क्या हो जाता है, डिप्टी एसपी, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। सब में देखिए वहां पर अगर वो एसपी बन रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये चीज डिप्टी एसपी हो जा रहा है। डिप्टी शब्द उप शब्द लग जा रहा है, ठीक है ना। उप वहां पर था अधीक्षक पुलिस, ये हो गया उपाधीक्षक, वहां थे समाहर्ता, ये हो गए उप समाहर्ता। तो इस तरह से ये दो महत्वपूर्ण पद। इसके बाद अगर आप यूपीएससी में जाएं तो इंडियन फॉरेन सर्विस भी होता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ राज्य में फॉरेन सर्विस तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये फॉरेन सर्विस वहां नहीं होता, ऐसा तुलनात्मक कोई पद हमारे यहाँ नहीं होता है। लेकिन इसके बाद अगर नीचे जाएंगे तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस होता है, जिसमें कि आप देखेंगे इनकम टैक्स, एक्साइज, सब क्या हो गया, सरकार के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले पदाधिकारी विभिन्न विभाग के द्वारा। इसी के सब तो हमारे यहाँ रेवेन्यू लगाने का, कमाने का जिम्मेवार जो है वो आपको संघ को भी है और राज्यों को भी है। ये अलग से आप लोग पढ़ते होंगे, देखते होंगे उसको आप, ठीक है। तो यहाँ पर वो सीटीओ के रूप में होते हैं, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, या इसको आप कह सकते हैं जेएफएस। ये हो गया जेपीएस, झारखंड पुलिस सर्विस। यहाँ क्या था, ये झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, झारखंड पुलिस सर्विस, झारखंड फाइनेंस सर्विस, ठीक है। यहाँ पर वही हो गया आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू, सब जगह इंडियन लग गया, ठीक है। वहां फॉरेन वाला हमारे यहाँ तो नहीं है। अब इसी के बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एजुकेशन सर्विस भी मिलेगा आपको, झारखंड शिक्षा सेवा, इसमें कि वो जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डीईओ डीएससी, ठीक है ना, ये पद बनते हैं। तो इस तरह से एजुकेशन सर्विस, यहाँ पर एजुकेशन सर्विस करके कोई अलग से नहीं है, हमारे यहाँ स्टेट में ये है। इसके बाद इसके नीचे आप जाएंगे तो बहुत सारे मिलेंगे, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस, ऐसे करके मिलते जाएंगे। और ग्रुप बी के बहुत सारे और कई पद जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में केंद्रीय सचिवालय के होते हैं, उसको एलाइड सर्विसेज सारा कह देते हैं कि एलाइड सर्विस में हुआ, ठीक है। वो रैंक के आधार पर लोगों को मिलता है। और यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, एजुकेशन हो गया, उधर तो वही गया था लेबर सुपरिटेंडेंट, श्रम विभाग, श्रम अधीक्षक, यहाँ उत्पाद वहां पे जुड़ा हुआ था इसमें, तो यहाँ पर आपका उत्पाद, एक्साइज के सुपरिटेंडेंट, एक्साइज के इंस्पेक्टर, इस तरह के पद यहाँ पे जुड़ते चले जाते हैं। इस तरह से आपका कारा सेवा, प्रोबेशन सर्विस, जेल सर्विस में होते हैं, ठीक है। तो जो राज्य की जो आवश्यकताएं हैं, उच्च स्तरीय, राज्य स्तरीय उच्च पद, उन पदों पर आसीन करने के लिए ये बनते हैं, और ये सेंट्रल लेवल पर होते हैं। सेंट्रल लेवल पर है तो कहीं भी उनका पोस्टिंग पूरे भारतवर्ष में होगा। इस सेवा में आप आए तो केवल आपके राज्य में होगा, ठीक है। अपने स्टेट के अंदर के आप पदाधिकारी हैं, आप टॉप यहाँ भी हैं, लेकिन वो आपसे टॉप फिर इंडियन सर्विस वाले यहाँ पर लोग बन के आते हैं। तो ये हो गया यूपीएससी और ये हो गया जेपीएससी। विभिन्न सेवाओं में इसी तरह से लोगों का चयन होता है। वैकेंसी जैसे कि इस बार 342 सीट है, 207 केवल उसमें डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट है, बड़ी वैकेंसी है। 35 शायद डीएसपी का निकाला गया, मैं देख रहा था। तो ऐसे ही अलग अलग पदों के लिए जो वैकेंसी क्रिएट होती है, उस तरह से कंबाइंड एग्जामिनेशन ले लिया जाता है, ठीक है। नगर सेवा अभी झारखंड में अलग नहीं किया गया है, ठीक है ना। हाँ, कुछ पद डाले थे लोग, हाँ शुरुआत किए हैं, इस बार नहीं है वैकेंसी, इस बार नहीं है आप। लेकिन जब बिहार में जाएंगे तो वहां पूरा सब अलग ही कर दिया है, ठीक है। यहाँ भी शुरुआत हो रही है, अगर प्रीमियर सेवा घोषित करके इनको केवल एसडीएम रैंक पर ले जाया जाएगा,
तो फिर वो अलग अलग सेवा, बीडीओ की सेवा, ग्रामीण विकास सेवा, रेवेन्यू में सीओ की सेवा, वो नगर विकास सेवा, ऐसे करके उसको बांटा जाएगा। ठीक है, उस पर वर्कआउट चल रहा है, पूरा अभी वो शेप नहीं लिया है अभी वो। ठीक है, अभी इस बार, हाँ आप ठीक बता रहे हैं, इस बार नगर सेवा के लोगों को जितनी आवश्यकता थी उसमें क्रिएट करके ले लिया गया है, उनको नियुक्ति भी कर दी गई है। तो अब उस पद से डिप्टी कलेक्टर को हटा लिया गया है। पहले डिप्टी कलेक्टर ही वो पोस्ट होल्ड करते थे, एग्जीक्यूटिव अफसर्स नगर पालिका वगैरह में। ठीक है ना, अलग से नगर पालिका सेवा का वैकेंसी पिछली बार क्रिएट की गई थी, 35 के आसपास कुछ वैकेंसी आया था, जो पिछला कंबाइंड में ले लिया गया। तो अब वहां से डिप्टी कलेक्टर क्या कर लिए गए, विड्रॉ कर लिए गए, और उस अपनी सेवा के लोग वहां चले आ गए हैं। ठीक है, तो यही आपका एक मतलब हायर इस तरह से पदों का होता है ना। अगर आप हम यूपीएससी को भी हम ड्रॉप करते हैं, कभी और चर्चा होगी तो इसके बारे में और डिटेल्स बात करेंगे। थोड़ी सिलेबस में हल्की सी बात कर लेते हैं तो कंपैरेटिव आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इन सभी परीक्षाओं में स्टेट लेवल का हो या यूपीएससी का हो, संघ का हो, ये 3 स्तर पर परीक्षा होती है। कुछ लोग 2 ही स्तर कहते हैं, मैं 3 ही कह रहा हूं। ठीक है, पीटी, प्रीलिमिनरी टेस्ट, प्रारंभिक परीक्षा, ये बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें कि सीरियस कैंडिडेट को छांटकर मेंस में बैठने की अनुमति दी जाती है। मुख्य परीक्षा में ये हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है पीटी का परीक्षा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 4 या 5 जो भी बनाए जाते हैं, एबीसीडी चॉइस। ठीक है ना, और उसके आधार पर आप अपना वो उत्तर करते हैं। और जनरली जितनी वैकेंसी होती है, जैसे कभी मान लीजिए 342 वैकेंसी हुई है, तो इसका जो 12 से 13 गुना, 15 गुना ले लिया गया। ठीक है, थोड़ा बढ़ाया गया कि ज्यादा बच्चे आ जाए, मौका मिल जाए, तो जनरली 12 से 13 गुना। यूपीएससी में आप जाएंगे तो 12 गुना ही, 12 से 13 गुना, 12.5 गुना के लगभग, या थोड़ा सा गुना। मतलब कि अगर 15 गुना लेना है जेपीएससी को, तो आप निकाल लीजिए, लगभग 5200 लोगों को लिया जाएगा। इतने लोग ही केवल, क्योंकि एपियर तो युवा बहुत होते हैं, बहुत लोग इसके एस्पिरेंट हैं, सबकी इच्छा है कि हम सिविल सर्वेंट बने, तो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक, शायद पिछला बार 6 जेपीएससी में 3.5 लाख से कुछ अधिक ही था, 3,68,000 ऐसे कुछ लोगों ने किया था स्क्रीनिंग करके, फिर भी लोग 3 लाख लोग एपियर हुए थे उसमें। तो पीटी में 3 लाख लोग एपियर होंगे, उसमें से केवल इतने लोगों का क्या होगा, मेंस में बैठने की अनुमति होगी। मुख्य परीक्षा में, मुख्य परीक्षा जो होगा वो आपका सब्जेक्टिव होगा, ये ऑब्जेक्टिव है और वो सब्जेक्टिव होगा। तो ऐसे भी आयोग को 3 लाख लोगों की कॉपी चेक कराना, सब्जेक्टिव एग्जाम लेना बड़ा कठिन हो जाता है। तो जब से बहुत संख्या बढ़ी, बहुत पहले आप जाएंगे 70s में, तो यूपीएससी में भी पीटी नहीं होता था, और बिहार कंबाइंड था 95 से 93 से पहले, यहाँ भी मेंस, डायरेक्ट मेंस होता था। पीटी 38वीं यूपीएससी में पहली बार पीटी हुआ था। ठीक है ना, तो उससे पहले मेंस डायरेक्ट होता था, कम लोग अपियर होते थे। अब तो संख्या बढ़ी है, लोगों की ये भी बढ़ गई है, तो इसीलिए अब होने लगा है। तो अब सीरियस कैंडिडेट को केवल लिया जा रहा है, जो सीरियस है वही मेंस दे। कोई भी फॉर्म तो कभी भर सकता है, आप उस पर रोक नहीं सकते। इसी को ध्यान में रख करके ये 5200 करीब लोगों को इस बार लिया जाएगा। इस बार की बात करें तो 15 गुना ये होगा। ये अगर यूपीसी होता है तो 12, 12.5 गुना, 12 से 13, उससे ज्यादा वो कभी भी यूपीसी नहीं, संघ लोक सेवा नहीं लेती है। इतने ही लोगों को मेंस में अनुमति जाती है। अब अगर पीटी की बात करें आप, तो जेपीएससी में और यूपीएससी में थोड़ा सा अंतर है पीटी एग्जाम के में, उसको समझने। अगर यहाँ दोनों ही जगह 2 पेपर की परीक्षा होती है पीटी में, यहाँ जो पेपर 1 है इसके लिए, जेपीएससी के लिए, इसमें जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज ये है, इसमें सामान्य अध्ययन है, जिसमें कि जब सामान्य अध्ययन की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कॉमनली दिमाग में कि इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड कल्चर ये रहता है, आर्ट एंड कल्चर इतिहास, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ऐसे कहते हैं, ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भूगोल और भारत का भूगोल। अब हम जब भूगोल कह रहे हैं मतलब कि भौतिक सब आ गया उसमें, विश्व का भूगोल का भी कुछ उसमें हिस्सा आ गया। स्पेशली कहते हैं फिर भारत का
भूगोल, ऐसे होता है। ये आप देखिएगा कि जीएस में यूपीएससी का भी पेपर वन और यहाँ का भी पेपर वन सेम है। ये वही जनरल स्टडीज यहाँ भी है और जनरल स्टडीज यहाँ भी है, जिसमें कि इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, भारतीय राज व्यवस्था। इसके साथ अब गुड गवर्नेंस है ना, सुशासन, गुड गवर्नेंस है ना, ये सब चीजों को साथ में जोड़ा गया। गुड गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ पार्ट भी कहीं अब जोड़ने लगे हैं लोग, कुछ सिलेबस में डाला गया है, मतलब वो मिला जुला चीज है गुड गवर्नेंस के साथ। ह्यूमन राइट्स वगैरह शायद यहाँ लाए हैं लोग, तो ऐसे कुछ विषय जो पॉलिटी से मिलते जुलते हैं चीजें हैं, उसके साथ ही हम लोग पढ़ते थे, अलग से एक चैप्टर के रूप में भी डाला गया है। तो ये हो गया। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी देखिएगा, इसमें इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, जैसे हमने यहाँ कहा कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी नहीं पढ़ना है, केवल क्या पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए इकोनॉमिक्स के जितने पार्ट की जरूरत है थ्योरी की, वही पार्ट आएगा। केवल समझना क्या है हमको, इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, ठीक है। और उसी के साथ एक बड़ा, पहले इसी का एक पार्ट माना जाता था, अब बड़ा एक शब्द आ गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, टिकाऊ विकास या सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसको स्ट्रेस देके अब लोग उसमें डालते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी जो अवधारणा भी हमारी है उस विकास की, वो सतत विकास को लेकर है, ठीक है। तो वो उसमें जोड़ दिया गया। ये दोनों देखिए सेम चल रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। उसके बाद ये जनरल साइंस या हम लोग कहें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर वो मेंस होता है तो लिखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, विज्ञान एवं तकनीक। और पीटी में जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, जो हमने कक्षा 9, 10, 11, 12 में पढ़ी है। खास के आप जेपीएससी में जाएंगे तो कक्षा 8, 6 ऑनवर्ड्स, यूपीएससी में जाएंगे तो 11, 12 को भी वो सिलेबस में वो शामिल करते हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड उनका क्वेश्चन का ज्यादा होता है, बट वो देखिएगा जनरल साइंस हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, उस पर स्ट्रेस रहता है डे टू डे साइंस। आपके जीवन में जो दिन प्रतिदिन आप, वो मरकरी जल रहा है तो उसमें कुछ विज्ञान है, वो CFL जल रहा है तो उसमें कुछ विज्ञान है, नहीं? तो ये सब जो विज्ञान जो आप दैनिक जीवन में यूज करते हैं, उससे संबंधित जो चीजें हैं वही पूछी जाती है। बहुत कोई टफ ऐसा लोग, कुछ लोगों को लगता है ह्यूमैनिटीज वालों का बहुत टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। आपके डे टू डे साइंस से जुड़ा हुआ चीज रहता है। और साथ में एक नया चीज अभी जुड़ गया है जिस पर ज्यादा जोर रहता है कि विगत 10-15 वर्षों से, वो है इन्वायरमेंटल साइंस। जैसे यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और यहाँ एक इन्वायरमेंट, ये इसको लोग ज्यादा पर्यावरण, इस पर फोकस डालते हैं ज्यादा क्वेश्चंस पूछने में भी। तो पेपर 1 ऐसे ही मिला जुला सब कुछ है, ठीक है। और आप जेपीएससी के पेपर 2 में आएंगे तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है, केवल इसी में झारखंड लगा दीजिए। ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं लगभग वही चीजें झारखंड राज्य पर फोकस होकर पूछी जाएंगी। झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड की राजव्यवस्था, झारखंड की अर्थव्यवस्था, झारखंड में विज्ञान तकनीक का विकास, झारखंड में पर्यावरण, समझ गए बात को, सामाजिक जो भी चीजें हैं, कल्चर, आर्ट, समाज, सब कुछ किससे बेस्ड रहेगा, झारखंड। और यूपीएससी में आप जाएंगे तो जो पेपर 2 है वहां पर वो CSAT पहले कहते थे उसको, ठीक है ना। अभी CSAT शब्द यूज लोग नहीं कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, CSAT इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी उस शब्द को तो हटा लिया गया मुझे लगता है, जो चर्चाएं हैं, परंतु वही चीजें हैं लगभग इसमें कि आपको इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, मोरल्स, एथिक्स एंड न्यूमेरिक, मतलब अंकगणितीय ज्ञान। हम मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं ना, हम अरिथमेटिक बोल रहे हैं। पहले बोलते थे अरिथमेटिक पढ़ना, अब शब्द नहीं है, शब्द क्या है, अंकगणितीय ज्ञान। मतलब जो डाटा इंटरप्रिटेशन, जो उन्होंने क्लास 9-10 में स्टैटिस्टिक्स वगैरह पढ़ा है, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, सब का चीज जो होती है उससे अंकगणितीय ज्ञान, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल, डाटा इंटरप्रिटेशन, कोई फैक्ट का एनालिसिस कैसे हम करते हैं, उससे क्या अधिनिर्णय लेते हैं,
मोरल्स, एथिक्स, ये सब मिला करके सेकंड पेपर है। और जेपीएससी में दोनों पेपर कंपलसरी है, दोनों के मार्क्स जोड़ के आपके रिजल्ट पब्लिश होते हैं। यूपीएससी में ये क्वालिफाइंग है, सेकंड पेपर क्या है, क्वालिफाइंग है। लेकिन ये बहुत टफ था पिछली बार 2023 में, लोगों ने बताया कि सर बहुत ही टफ था, हम लोग दम नहीं बना पाए, बहुत कठिन था। होता है कभी कभी ऐसा, तो आपको तैयारी भी उसी ढंग से यूपीएससी के लिए करनी चाहिए। ठीक है, ये क्वालिफाइंग है, शायद 33% इसका रखा गया है क्वालिफाइंग, ये आपको अटेंड करना जरूरी है। दैट मे चेंज टू 40% आई थिंक, लेकिन 33% तो लिखा हुआ है सिलेबस में। हमने देखा था कि वो 33% तो आपको लाना ही होंगे, और ये काफी कठिन था 2023 के सिविल सर्विसेज यूपीएससी में। बाकी मेरिट तो केवल किस पे बनना है, पेपर 1 पे। तो ये हो गया पीटी की तैयारी। फिर दूसरी बात याद रखें आप, मैंने मेरिट तो कह दिया, रिजल्ट बनाने के लिए यहां बना, लेकिन सफलता में आगे इस मार्क्स का कोई महत्व नहीं रह जाता, इसकी कोई जरूरत नहीं रह जाती। बस केवल ये था कि आप मेंस में अपीयर होने के योग्य हो गए हैं। क्लियर, इसका कोई आगे महत्व नहीं होगा। अगर आप मेंस में चले, मुख्य परीक्षा की ओर चले, तो मुख्य परीक्षा में हम यूपीएससी और जेपीएससी दोनों को कंपैरेटिव करके चल रहे हैं। हम पहले जेपीएससी की बात करते हैं। तो मेंस परीक्षा में यहां भी एक लिटरेचर पेपर है, भाषा, हिंदी। यूपीएससी में आप जाएंगे तो हिंदी या अष्टम सूची, संविधान के 8th शेड्यूल में अष्टम सूची में शामिल कोई भी भाषा आपको लेनी है, और साथ में एक इंग्लिश भी है वहां पे लिटरेचर प्लस एक इंग्लिश का पेपर है। ये दोनों क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुटेंगे, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स 33% to 40% के बीच वैरी कर सकता है। मतलब आप मान के चलिए हमको 40% से अधिक ही नंबर उसमें लाना है। ये मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुटेंगे, लेकिन इसको पास करना जरूरी है। यहां भी झारखंड में भी जो भाषा हिंदी है, इसमें पास करना जरूरी है। ये मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुटेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप इधर आए, क्या कहते हैं, झारखंड में आए, तो झारखंड में जो पहला पेपर आपका बनता है, पेपर 2 कह लीजिए आप, जहां से मेरिट आपका बन रहा है, हम उसको 1 या ऐसे में 2 हो गया वो, उसमें आवे तो यहां पर एक भाषा पढ़नी है। ये भाषा अलग था और ये भाषा अलग है। जैसे आप झारखंड की बात करें तो ये 150 नंबर का होगा, जिसमें कि अष्टम सूची की भाषाएं, मतलब हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला, उड़िया, ये सब तो है ही। इसके अलावा झारखंड राज्य की जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो यहाँ के विश्वविद्यालय में मान्यता प्राप्त जनजातीय और मतलब मुंडारी, संथाली, कुरुख, कुरमाली, पंचपरगनिया, ठीक है ना, नगपुरी, खोटा, इन सब विषयों को भी इसमें रखा गया है, और ये 150 नंबर का होता है। यहाँ भाषा, अगर आप यूपीएससी में जाएं तो इस भाषा का यहाँ पर तुलनात्मक एस्से होता है। क्या होता है? एस्से। 250 नंबर का एक पेपर, यहाँ ये 150 का है, यहाँ पर कितना का रहता है? ये 250 नंबर का रहता है। एस्से, लेख, जो आप हिंदी या अंग्रेजी भाषा में जो आप उचित लगे आप लिखें। एक ही लेख 250 नंबर का होता है, उसी पे लिखना है, और ये आपके स्कोर में है, मेरिट में है ये, ठीक है ना, ये स्कोर में। इसलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि आप यहाँ कई भाषा और ये भाषा, तो ये भाषा का तो अपना एक सिलेबस है, भाषा एवं साहित्य, भाषा एवं साहित्य सब लगा दीजिए, भाषा एवं साहित्य, और यहाँ पर क्या है? ये लेख, एस्से, ये 250 नंबर, और यहाँ पर ये 150 नंबर का, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि अब जो पेपर नीचे शुरू हुआ मेरिट वाला, मेंस वाला, वो यही जो पीछे आपने पीटी में देखा था, यहाँ इन्हीं टॉपिक्स को मेंस में 4 पेपर में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। वो यूपीएससी में भी, और वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड का अंतर होगा,
या एक चीज हमने छोड़ दिया था कहीं पर, इसमें यूपीएससी वगैरह में इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स, पीटी में छूट गया था करंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाएं, पीटी में एक टॉपिक हम उन्होंने छोड़ा, उसको मेंस में भी ले लीजिए आप, समसामयिक घटनाएं, यहां भी और पीटी में भी और फिर मेंस में भी। तो ये पीटी का जो कंप्लीट सिलेबस है, यही चीज क्या कन्वर्ट हो जाता है फिर मेंस में। झारखंड वो 4 पेपर, तो यहां पर झारखंड में 200 का 4 पेपर में ही बट जाता है, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 150 प्लस 800 नंबर 950, इसी पर आपका रिजल्ट बनता है। 950 मार्क्स में ही आपका रिजल्ट बनता है। और इंटरव्यू जो है वो जनरली 2.5 गुना, मैक्सिमम 3 गुना लोगों को ही वैकेंसी का लिया जाता है। यूपीएससी कभी कभी 2 गुना, 2 से 3 गुना के बीच कुछ लेती है, वो 2 गुना भी ले सकती है वो। जैसे कि आप 342 वैकेंसी है, तब 5200 लोग लिए जाएंगे पीटी में, फिर इसमें से ये 950 में मेरिट लिस्ट बनेगा, ये आपका फाइनल रिजल्ट तक जाएगा, जिसमें कि आपका कितना लिया जाएगा, 342 गुने 3 मैक्सिमम कर लीजिए, तो लगभग 1000, 900 से 1000 के बीच लोग क्या होंगे, मेंस में क्वालिफाई किए जाएंगे। बाकी फिर 4200 क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अब जो बाहर हो गया अगली परीक्षा फिर पीटी देना पड़ेगा उसको। ये तो सिविल सर्विसेज में है ऐसा कि नहीं कि आप एक बार पीटी कर लिए तो हमेशा आपका लागू है, नहीं, प्रत्येक वर्ष आपको क्या करना होगा, फिर वहीं से शुरुआत करना होगा, ठीक है। तो ये 950 में रिजल्ट बनता है। अगर आप यूपीएससी में आए तो ये तो पेपर हो ही गया, ऐसे के बाद ये पेपर हो गया, और इसके अलावा और कोई एक विषय, ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्ट है हमारे, ठीक है ना, उसमें से कोई एक विषय 2 पेपर होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 4 पेपर वो हो गया, 2 पेपर क्या हो गया विषय का, 6 पेपर। जैसे कि आप हिस्ट्री रखें, हिस्ट्री 2 पेपर में बटा हुआ है, ज्योग्राफी रखे 2 पेपर में बटा हुआ है, पब्लिक एडमिशन कोई भी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, ये सारे विषय हैं, और इसमें कोई बातता नहीं, आप कोई भी विषय चुन सकते हैं, ऐसी कोई बातता नहीं। बहुत लोग कंफ्यूजन आता है कि हम ग्रेजुएशन इसमें किए हैं तो क्या हम इस विषय में ले सकते हैं। आप कोई भी विषय जो यूपीएससी के सिलेबस में है उसमें से कोई एक विषय आप चुन करके आप मेंस की परीक्षा दे सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी चुन सकते हैं, कुछ भी विषय जो आपको लग रहा है कि हम बेटर कर सकते हैं और जिसमें सक्सेस रेशियो बढ़िया हो, ऐसा होता है, उसको ध्यान देना चाहिए, उन विषय को लेके आप दे सकते हैं। तो आपका यहाँ 250 का ऐसे था क्या, और 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6 पेपर हो गया, 4 जीएस और 2 हो गया सब्जेक्ट का पेपर 6 गुने 300 करिए, कितना हो गया 1800 कितना हो गया ये 2050। यहां पर 100 का इंटरव्यू होगा, फाइनल रिजल्ट 1050 पे बन जाएगा। यहां पर 275 का इंटरव्यू होता है, कितना हो गया ये 25 3 125 ना, हाँ इतना का हो जाता है, ठीक है। इतने पर फाइनल रिजल्ट मेरिट इसी पे बनता है, ठीक है। यहां पर कितना पर 1000, मतलब आपका मेंस का मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स, दोनों रिजल्ट में जो सबसे ऊपर 342 होंगे उनका चयन होगा, जो नहीं होंगे वो फिर बाहर, फिर पीटी दीजिए, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये था, बहुत संक्षिप्त में आप लोगों को हम बताएं कि हमेशा सिविल सर्विसेज की तैयारी करने में हम लोगों को क्या करना चाहिए, पहले इस पार्ट को खूब अच्छे से पढ़ना चाहिए। कि आप देख रहे हैं कि जेपीएससी में तो केवल एक भाषा साहित्य पढ़ के और इसको पढ़ के हम कर लेंगे, अगर यूपीएससी देना होगा तो क्या करेंगे, कोई एक विषय को भी अच्छे से तैयार करेंगे, हम यूपीएससी निकाल सकते हैं, हम आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तो मेहनत करना है, ये तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ये तो आप तैयार करेंगे ही करेंगे। और इसकी तैयारी हमेशा मैं लोगों को कहता हूं कि आप यूपीएससी के स्टैंडर्ड से करिए, ठीक है। यहां पढ़ने में आपको थोड़ा झारखंड स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन चीजें तो वही है ना, भूगोल कोई बहुत बदल थोड़ी जाएगा, फोकस ज्यादा होगा झारखंड के भूगोल पर, राज्य व्यवस्था में कोई बहुत चेंज तो नहीं होता। यहाँ के आर्ट एंड कल्चर को थोड़ा विशेष फोकस करना होगा, यूपीएससी में ऑल इंडिया करते हैं हम लोग, यहाँ झारखंड पर थोड़ा फोकस कर देंगे तो आपको
अपनी तैयारी पहले क्या करनी चाहिए, हमेशा इस पे करनी चाहिए। ठीक है, ये आपका बढ़िया से तैयार है। अच्छा, ये आपको मेंस पीटी में भी काम देगा, मेंस में भी काम देगा और इंटरव्यू में सपोर्ट करेगा। तो ये नॉलेज, ओवरऑल नॉलेज जो है सामान्य अध्ययन का, तो एक सिविल सर्वेंट के पास, एक आम आदमी के पास होना चाहिए। अब आम से आप थोड़ा विशेष हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका ज्ञान थोड़ा क्या होना चाहिए, ज्यादा अच्छा होना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब कभी कोई तैयारी आप कर रहे हो तो आप अनावश्यक निगेटिव बातों के चक्कर में एकदम न पड़े, पॉलिटिकल माइंडसेट में न जाएं, कोई भी आप बायसनेस न बनाएं। समझ रहे हैं बड़ी बात? ठीक है ना, हम एक भारत के नागरिक हैं और जो भी बातें कहते हैं हम संविधान और विभिन्न नियम और कानूनों के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। हम बातें अपनी गंभीरता से रखते हैं, उसके पीछे लॉजिक होता है, एंड दैट शुड बी सपोर्टेड बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और एनी रूल एंड रेगुलेशन। ऐसे ही कुछ बात करेंगे आप तो आप सिविल सर्वेंट नहीं बन पाएंगे। तो आपको सबका ज्ञान लेना, वही सब ज्ञान तो इन सब विषयों में है। ठीक है, तो हमेशा आपने को, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि सिविल सर्विस की तैयारी में कोई विद्वान नहीं बनाता आपको, ना आप बनते हैं। आप स्पेशलिस्ट नहीं है, याद रखिएगा। हम लोग क्या कहते हैं, जनरल स्टडीज, स्पेशल स्टडीज तो नहीं कहा ना। हिस्ट्री पढ़ना है लेकिन हिस्ट्री में रिसर्च नहीं करना है, साइंस पढ़ना है लेकिन साइंस में रिसर्च हमको नहीं करना है। रिसर्च करना करेंगे कौन, जो साइंटिस्ट होंगे या जो लेक्चरर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, ये उनका काम होगा। वो किसी एक विषय पर जो है वो अपना पीएचडी करेंगे, उसमें वो सैकड़ों किताब पढ़ेंगे, अपना थीसिस लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, सेमिनार्स करेंगे। हमको वो करने की जरूरत, हमको क्या है, सामान्य अध्ययन, इतना जानना हमको जरूरी है, हम उतना ही जानते हैं। सो अ सिविल सर्वेंट इज ए जनरलिस्ट, नॉट ए स्पेशलिस्ट। ही नोज एवरीथिंग इन ए गुड मैनर, ठीक है ना, लिटिल बिट सब कुछ जानता है लेकिन बहुत डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं होती। आप, मेरा कहने का संदर्भ यह है कि सामान्यतः क्या होता है कि कुछ बच्चे हिस्ट्री उठाए और आर्ट एंड कल्चर की किताब तो मिल गई, मोटी मोटी 4-5 किताब ले आए, वही पढ़े जा रहे हैं 3 महीना। ये बड़ा अच्छा है, इसमें तो हम रिसर्च ही कर देते हैं, लेकिन पता चला कि वहां से एक क्वेश्चन आया एग्जाम में या 2 आया, तो आपने समय, तो आप ये, इसीलिए जब कभी आप तैयारी करें तो सिलेबस को बार बार देखें। एक तैयारी करने वाले को सिलेबस एकदम यहाँ याद रहना चाहिए। हम जब हिस्ट्री बोल रहे हैं तो उसके विवेचना में क्या क्या टॉपिक लिखा हुआ है, डिटेल सिलेबस पे। हम डिटेल सिलेबस तो आपको नहीं बताए, हमें सिंपली कह दिया इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। ये आप सिलेबस खोलिए, उसमें जाके देखिए क्या क्या लिखा हो, हमको उतना ही पढ़ना है। और दूसरा कि आप पिछले 5 साल का, तो जरूर संभव हो तो 10 साल का क्वेश्चन बैंक जरूर ले लीजिए। आप सिलेबस देखेंगे बार बार और आप ये पिछले पूछे हुए प्रश्न देखेंगे, एकदम आपको उसका एक टेबुलेशन फॉर्म बनाइए। अगर हम बात कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री में, तो भाई सिंधु सभ्यता पर कितने प्रश्न आए विगत 5 वर्षों में। अब आप सिंधु सभ्यता की बात करें, हो सकता है सिंधु सभ्यता पर कोई रिसर्च कर रहा होगा, उसी में जीवन लगा रहा है। कोई सिंधु सभ्यता के किसी पर्टिकुलर प्लेस पे कर रहा होगा रिसर्च, लोथल पर या कालीबंगन पर, उसी में जीवन लगा रहा है। कोई हो सकता है कि लोथल का कोई खास चीज पर, उसकी जो मान लीजिए डॉकयार्ड पर रिसर्च कर रहा हो सकता है ना, भाई उसी में उसका ज्ञान अपार है। लेकिन हमको उतना करने की जरूरत नहीं है, हमको देखना है कि क्या क्या चीजें उसमें पूछी जा गई है, सिलेबस क्या कह रहा है। तो सिलेबस एंड पैटर्न ये जरूर एक बार दिन में देखिए, नहीं तो क्या होगा कि भटकाव हो जाता है, आप भटक जाते हैं। पढ़ना था कुछ कहीं और, मतलब उसी चीज को इतना डेप्थ में समय दे दिए, बाद में पता चला रहे हम तो इतना समय वेस्ट कर, ठीक है उसमें ज्ञान आपका बढ़ा लेकिन वो उतना उपयोगी आपके लिए नहीं हुआ। ठीक है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा चूजी भी होना पड़ेगा पैटर्न एंड सिलेबस को देखकर। और जब परीक्षा में समय कम हो तो और ज्यादा कैसे हम बेटर रिजल्ट लेंगे, कैसे हम अपने को सक्सेसफुल कैंडिडेट के लिस्ट में लाएंगे, इसके लिए आपको पैटर्न और सिलेबस दो को बार बार, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं
तो उसमें आपको सिलेबस और पैटर्न को बार बार देखिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, आप भटकेंगे नहीं, टू द पॉइंट रहेंगे, आपको सक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज कहीं चल रहा हो उसमें जरूर जुड़िए, सेल्फ इवैल्यूएशन करिए। टेस्ट सीरीज तो सेल्फ इवैल्यूएशन देखिए कि जो टेस्ट सीरीज जो चल रहा है उस सिलेबस और पैटर्न के अनुरूप है कि नहीं। ऐसा नहीं कोई टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन किए हैं और वो एकदम इररिलेवेंट सब में जा रहा है, तो आपका तो समय लॉस्ट कराएगा ना, आपका भटकाव करा देगा कि भाई मतलब वो सिलेबस में आए सब पूछ के आप परेशान है, हमसे नहीं बना और ये सब पढ़ लेते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कोई टेस्ट सीरीज आपसे आपको जोड़ रहा है, आप जुड़ रहे हैं सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए या खुद कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि वो पैटर्न और सिलेबस के अनुरूप हो, उससे बहुत जाकर आपका समय बर्बाद हो जाएगा, कोई फायदा उससे नहीं मिलेगा। आप तो बहुत मेहनत किए लेकिन रिजल्ट आपका नहीं आया, ऐसा भी होता है। इसलिए बहुत टैक्टफुल इंटेलिजेंट माइंड लगाकर अपने को संतुलित करके डिसिप्लिन रख के पूरी पढ़ाई कीजिए, जमकर पढ़िए, समय का पूरा उपयोग कीजिए। मैं ये लोग पूछते हैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, आपकी जितनी क्षमता हो सकती है दिन भर में अपने आवश्यक कार्यों के अनुरूप। हाँ, जब आप सिविल सर्वेंट के एस्पिरेंट हैं तो आपके पास अन्य कोई कार्य नहीं होना चाहिए और आपका पढ़ाई का स्थल बहुत ही शांत। कई लोग देखिएगा इसलिए घरों में बहुत हल्ला हंगामा है, बहुत सारा गेस्टिंग है, बच्चे हैं बहुत हल्ला कर रहे हैं, तो कहीं कुछ दिन के लिए कोई एक भाड़ा का घर में रूम में चले जाते हैं, हॉस्टल में कहीं जाके लाइब्रेरी में भर दिन बिता लेते हैं। कारण वही होता है कि कंसंट्रेशन भंग नहीं हो और हमारा समय पूरा उसमें यूटिलाइज हो, हम टू द पॉइंट पर है, उसमें कोई भटकाव नहीं लाए। ठीक है, पीटी के लिए तो आपको थोड़ो फैक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। मेंस के लिए एक छोटा सा टिप आज बता रहे हैं आप लोगों को, कभी मौका लगेगा तो और बताएंगे। देखिए, मेंस की परीक्षा में हमारा जो अपना अनुभव रहा कि अधिकांश जो बच्चे होते हैं एस्पिरेंट, वो क्वेश्चन ही नहीं समझते हैं, हड़बड़ी में पढ़ते हैं, ढंग से नहीं पढ़ते हैं। एग्जामिनर ने क्वेश्चन में क्या पूछा है ये जानना बहुत जरूरी है। पढ़े क्वेश्चन कुछ और आप जो उस विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं वही आपके दिमाग में क्लिक किया, हाँ हम तो लिख देंगे इसको, और आपने उत्तर लिख दिया, पता चला कि जो चीज पूछा गया था वो आप लिखे नहीं, कुछ और लिख दिए। तो भले एग्जामिनेशन हॉल में मेंस लिखने समय में इसलिए अभी से प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, अभी अगर पीटी बहुत नजदीक आ गया हो तो थोड़ा पीटी में लग जाइए, लेकिन जैसे ही पीटी दिए अगले दिन से मेंस के क्वेश्चंस लिखिए, उसको एनालाइज कीजिए, किसी अच्छे टीचर से दिखाइएगा आपके संपर्क में है तो उसका मार्किंग करवाइए, कहाँ गलती किए हैं, और खुद देखिए आप कि हम इसमें तो ये लिखना था हम ये लिख दिए। तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपके मार्क्स क्या होंगे, सही सही आएंगे। नहीं तो आप कुछ लोग बोलते हैं हम तो बहुत लिख के आए थे, फलना तो बहुत कम लिखा था, देखिए वो पास कर गया और हम पास। तो यहाँ पर क्वांटिटी की बात नहीं, यहाँ क्वालिटी की बात है, आपकी गुणवत्ता कितनी थी लेखन में, ये महत्वपूर्ण था। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा आपने लिख दिया, 20-30 पन्ना एक्स्ट्रा लेके लिख दिया, लेकिन आप इररिलेवेंट बात लिख के आए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ बहुत बैलेंस, यूपीएससी वगैरह में बैलेंस मार्क्स, बहुत बैलेंस, बहुत बड़े बड़े विद्वान क्वेश्चन सेटर करते हैं, कॉपी देखते हैं, उनका अनुभव बहुत रहता है, ज्ञान बहुत रहता है, तो आपके उत्तर को देख के समझ जाते हैं कि आपने क्या किया है, तभी मार्किंग करते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि यूपीएससी में 51-52% में टॉपर हो जाते हैं। आप 65% तक आ जाइए तो जेपीएससी में आप टॉपर लिस्ट में आ जाइएगा। हो सकता है यूनिवर्सिटी में आपको 80% मिल रहा हो, 8-1 में मिल गया हो। आजकल तो मैट्रिक में 100 में 100 भी लोग ला रहे हैं, होता है ना। लिटरेचर में भी सुनते हैं 99 में 100 आ गया, लेकिन ऐसा सिविल सर्विस में नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखिए जब आप बेस्ट अफसर बनने जा रहे हैं, अब आप 30 से 35 साल तक सेवा करने वाले हैं, जिसमें कि बहुत कठिन परिस्थितियों में आपको निर्णय लेने हैं, आपको सरकार के लिए अगर निर्णयों को इंप्लीमेंट करना है, समाज को चलाना है, व्यवस्था को करना है, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, इंटेलिजेंस भी होना चाहिए, डिसिप्लिन भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए, समझ रहे हैं बात, पेशेंस भी होना चाहिए। सब क्वालिटी समझ रहे हैं, क्या क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। आपको बहुत धैर्यवान होना चाहिए, सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए,
और ये सब ज्ञान से जुड़ा हुआ है, पढ़ेंगे तब होगा, सही चीज पढ़ना होगा, भटकाव की तरफ आप नहीं जाते हैं। तो वो सिलेबस एग्जाम पैटर्न ही करवा देगा आपसे। जिस दिन आप कर लेते हो उस दिन आप पास कर जाते हैं। फिर तो ट्रेनिंग तो सरकार आपको देगी ही, वो तो अपने लायक आपको बना ही लेगी, क्या उसको करवाना है। लेकिन आप उस लायक है कि नहीं, वही तो एग्जाम है, ठीक है ना। यूपीएससी में मैं आपको बताऊं कि किसी को बहुत नंबर आ गया है रिटर्न में, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड में बहुमत से मेंबर ने ये लिख दिया कि ये इस सेवा के योग्य नहीं है, तो आपका नहीं होगा। हैविंग हो सकता है आप टॉपर हो रिटर्न के, लेकिन आपने अगर लिख दिया एग्जामिनर, ये इंटरव्यू बोर्ड ने अगर ये आप पर कमेंट कर दिया कि ये सेवा में आने योग्य नहीं है, तो आपका नहीं होगा। जनरली से नहीं लिखा जाता है, बहुत किसी के लिए बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ये आप सोचिए इस बात को। तो जो 30 मिनट 40 मिनट 20 मिनट की बातचीत होती है इंटरव्यू बोर्ड, और वहां सभी विद्वान लोग बैठे रहते हैं, तो ये सब चीज कहां से आएगा आपको फेस करना है। जब सिविल सर्विसेज देना है तो फेस करना है, आइदर यूपीएससी या जेपीएससी। तो अभी से उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा भोजन कीजिए, अच्छा नींद लीजिए, समय का पूरा सदुपयोग कीजिए और जम के मेहनत कीजिए, रिजल्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमको फिर कभी मौका लगेगा तो आप लोगों को कुछ और मोटिवेट कर देंगे। आप लोगों से कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए इस संदर्भ में, कोई मन में बात आई हो। इतना कम समय में मैंने कैसे मैनेज किया? देखिए, सबके लिए समय बराबर है। आज अगर जेपीएससी निकली है तो ऐसा नहीं है कि जेपीएससी पहली बार अंडरस्टूड था कि निकलने वाला है, तो आप तो कुछ पढ़ के पहले से तैयार हैं। अब जो समय है, इस समय में आपको फुल बाबा मैं कह रहा हूं कि एकदम समय का पूरा सदुपयोग करिए। हर एक व्यक्ति समय का सदुपयोग करेगा, मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे कि हमारे एक सर ने मुझे डांटा था जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो कोई बात हुई, पीएचडी का मेरा काम चल रहा था, तो हमने कह दिया सर समय नहीं मिलता है। बड़ा वो कुछ देर तो बैठे, हंस के मुस्कुरा के हमको बोले, अच्छा एक चीज बताइए अरविंद जी, अरे हम लोग भी या कोई भी 24 घंटा ना समय होता है, लेक्चर भी हैं, हम भी पीएचडी करवा रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, बच्चा को स्कूल भी पहुंचा रहे हैं, आपको तो बच्चे पत्नी नहीं है, अभी हो रहा है ना क्या। तो उन्होंने मुझे डांटा था, लगता है कि आप कुछ अनावश्यक कार्य में व्यस्त रह रहे हैं, तभी आपका काम नहीं हो रहा है समय पर, आप समय पर असाइनमेंट पूरा नहीं कर रहे। मुझे उस दिन रियलाइज हुआ, आपको ठीक बोल रहे हैं। जब मैं वो समझ गया तो करने लगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है, हाँ। तो इसीलिए समय कम है, ये बात बोलने की जरूरत ये सबके लिए है। मतलब मान लीजिए कि 3 लाख या 4 लाख बच्चे इस बार जेपीएससी में अपेयर हो रहे हैं, 4 लाख मान के चलते हैं, 3.5 तो पिछले ही बार थे, तो 4 लाख के लिए समय क्या है? बराबर है। लेकिन मैं आपको चीज बताऊं कि भले 4 लाख लोग हों, लेकिन बहुत टफ कंपटीशन नहीं है। सीरियसली तैयार करने वाला 15 से 20 हजार लड़का ही होगा, ये मैं आपको आज बता रहा हूं। यही होता है जो कि सही में सीरियसली तैयारी कर रहा है। कंपटीशन इसी 15 में से है, ठीक है। और 1000 विद्यार्थी ऐसा होगा जो कि पूरी तरह मेंस को में भी अपने को तैयार कर लेगा, इंटरव्यू के लिए भी तैयार कर लेगा, लेकिन वैकेंसी कितनी रहेगी? 342। तो कितने बच गए उसके बाद? 658। ये तो वापस आ जाएंगे। अब ये 658 के हंगामा शुरू करते हैं। खास के झारखंड में ये प्रवृत्ति रांची में बड़ी बुरी बन गई है। इससे निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, आयोग पर प्रेशर पड़ता है, मैंने देखा है। नहीं उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, धांधली, ऐसा कुछ नहीं होता है। विश्वास से आप परीक्षा दीजिए, विश्वास से आपका रिजल्ट आएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कि ये 352, 342 और 658, तो कुल 1000 इक्वली गुड थे, पास करने लायक थे। आप बैठे हुए हैं, ज्ञान आप हैं, अरविंद यार, कुछ जो भी बैठे हुए हैं, ये तीनों क्या है? एकदम इक्वली नॉलेजेबल है, लेकिन वैकेंसी एक है, तो किसी एक का न हो जाएगा बाबू, 2 तो रह जाएंगे। अब छोटे छोटे कारणों से हो सकता है, तो उन दोनों को बुरा नहीं मानना चाहिए कि अगले बार वैकेंसी आएगी तो आप ही का ही ना होगा,
आपके भाई का हो गया, मान लीजिए आप किसी कारण से छूट गए, आप इक्वली बराबर थे, थोड़ा दुख तो होगा कि भाई उसका हो गया मेरा, लेकिन आप इंजॉय करिए, ठीक है। उसका जब हो गया, मैं इक्वली नॉलेजेबल था, तो मेरा भी अगली बार जरूर होगा। अपनी ऊर्जा को नकारात्मक की तरफ मत ले जाइए, पॉजिटिव रहिए, तैयारी करते रहिए और देखिए कि उसको आप प्रेज कीजिए, उसको देखिए, अरे वो तो हो गया था, हमारा कैसे नहीं होगा, अगले एक साल के बाद फिर होगा, अगले अटेम्प्ट में होगा, तो उसके पीछे हम भी आएंगे। ये हुआ पॉजिटिव थॉट। 5 मित्र 10 मित्र तैयारी कर रहे हैं, 40 जो भी है, 1-2 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं देखना है कि हम तो लगभग बराबर ही उससे बेसी ही जानते थे, पढ़े थे, मेरा नहीं हुआ उसका हो गया, लगता है कुछ धांधली किया है, ऐसा नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। आप ही, मैं अभी यह बता दिया कि 1000 तो एकदम से परफेक्ट होंगे, इस 1000 में से 342 होंगे और 658, तो फिर अगली बार तो वैकेंसी आएगी ना बाबू, उसमें तो जरूर फिर हम होंगे। तो आपको ये भी देखना है कि हमको, क्योंकि सिविल सर्विसेज में ऐसा होता है, बहुत बिरले लोग होते हैं जिनका पहले क्लिक में हो जाता है, होता है, क्योंकि पहले से तैयार करके आए थे, सब कुछ फेवरेबल हुआ, उन्होंने जो रिस्क लिया था, अगर कुछ लोग रिस्क लेते हैं कि हम मेंस में पूरी सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ के जाएंगे, लेकिन वो अध्ययन करते हैं ट्रेंड और पैटर्न का, कि ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आता है तो इस बार ये करके जाएंगे, और उनका वो गेस वर्क से ही निकल जाता है। तो एक बार की तैयारी में वो क्या हो जाते हैं, तैयारी उन्होंने की, खूब मेहनत की, लेकिन पूरा सिलेबस नहीं किया, 60% सिलेबस पढ़ा, रिस्क लिया। रिस्क खाली टिक लगा के नहीं होगा कि 20 चैप्टर है तो 60% पढ़ना, तो 12 चैप्टर पढ़ेंगे और 8 चैप्टर छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। वो क्या करते हैं वैसे लोग कि वो पैटर्न 5-10 साल का अध्ययन करते हैं कि किस टॉपिक से ज्यादा बार-बार क्वेश्चन रिपीटेडली आया है, वैसे वो महत्वपूर्ण चैप्टर 12 चुन लेते हैं, बाकी 8 को, तो ऐसे ही उनका लोड घट गया, अब वो उसमें खूब अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो जो 20 चैप्टर पढ़ के अपना समय लगाया, कम पढ़ाई किया, मतलब स्टैंडर्ड उसका कम रहा, ज्यादा गहरा में नहीं गया, और जो 12 पढ़ा और अंदर तक गया, उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, वो पास कर जाएगा। अगर पूरा ट्रेंड बदल गया कि 12 चैप्टर से नहीं आया, 8 ही से आया, तो फेल भी कर जाएगा, वो कंप्लीट इस जोन में है, वो इस पार या उस पार, ऐसा भी होता है। बहुत सारे टॉपर ने इंटरव्यू में अपने कहा है कि हम तो 60% या 50% का सिलेबस पढ़े थे, पहली एक बार में पीटी नहीं हुआ, दूसरी बार में मेंस नहीं हुआ, तीसरी बार टॉपर हो गए, लेकिन हम चेंज नहीं किए, अपने स्ट्रेटजी हम वही बनाए रहे। इस बार नहीं क्लिक किया, अगले बार तो क्लिक करेगा, ठीक है। ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये सब स्ट्रेटजी, और किस, देखिए ये सब फिक्स नहीं है, यही फॉर्मूला इन्होंने किया तो इनके लिए भी लागू, मैंने किया तो आपके लिए भी होगा, आपको खुद जज करना होगा, थोड़ा सा इसमें आपको खुद मेहनत करना होगा, ठीक है। यही, इसलिए कम समय को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमको कल भी परीक्षा देना है तो सबके लिए कल है, 2 महीना है तो 2 महीना है। केवल यहां ध्यान रखिए कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम एंड विथ इंटेलिजेंट माइंडसेट, कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी क्या करना चाहिए, कम समय, क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कौन कौन विषय पर मेरा एकदम पकड़ है, कौन कौन मेरा बहुत वीक है। अब ये जो मेरा स्ट्रॉन्ग है, इस स्ट्रॉन्ग में से कौन कौन को हम जल्दी जल्दी रिवीजन कर जाएंगे, और जो छूटा हुआ टॉपिक है, वीक है, इसमें कौन कौन को हम इतने समय में कर पाएंगे। प्लस करंट अफेयर्स भी देखना है हमको, समझ रहे हैं मेरी बात। ऐसा स्ट्रेटजी बना के जाइए, देखिए हो जाएगा। एक हमने बताया आपको, ये आप यही करिए, मैं बार बार कर रहा हूं, मत ऐसा मत सोचिए। मैंने कहा आपको, जब मैं बैठूंगा तो वही काम करूंगा। अब ऐसे हम लोग तो भाई वो दिन हो गया, हमको फिर पीटी देने का मन करेगा, फटक सिलेबस जाएंगे, अपना बैठेंगे 8 घंटा, सिलेबस पैटर्न, बाजार जाएंगे, सब क्वेश्चन खरीदेंगे, ये ना करेंगे, ज्यादा दिमाग लगाएंगे 2 दिन किधर से शुरू करना चाहिए। हो सकता है कि हम 1 महीना में फिर बहुत आगे निकल जाए। आज अगर हम जीरो अपने को समझ रहे हैं, मतलब टर्म छूट गया है पढ़ना, मतलब एग्जाम तो दिए हम लोग बहुत दिन हो गया, समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन हमको देना होगा, पैटर्न भी बदला हुआ है, सिलेबस भी थोड़ा बदला हुआ है, लेकिन बेसिक बातें तो वही ना है। हिस्ट्री थोड़ी बदल गया है, पॉलिटी थोड़ी बदल गया है, इकोनॉमी थोड़ी बदल गया है, ज्योग्राफी थोड़ी बदल गया है,
क्या? तो कुछ तो आपका पॉजिटिव पार्ट होगा ना भाई विगत पढ़ाइयों से। अब 2 महीना में स्ट्रेटजी बना लीजिए, इसको ऐसे हम करेंगे और एकदम फॉलो करिए उसको कि हमको ये इस 1 सप्ताह में इस टॉपिक को खत्म करना है, हिस्ट्री पूरा थोड़ा एक बार कर दें तो सप्ताह भर में करना है। अब उसमें समय घंटा जो लगे हमको, समझ रहे हैं मेरी बात, एकदम निकाल देना है। पीटी के दृष्टिकोण से बोल रहे हैं, मेंस में थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जो कि अभी अब नहीं हो पाएगा, लेकिन जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको हमेशा साथ करना चाहिए। अगर आप केवल इस एग्जाम को फोकस कर रहे हैं तो पार्ट नहीं, अब का समय में पार्ट करना हो, बट द बिगिनर्स शुड ऑलवेज स्टार्ट ये वाला पार्ट को तो पीटी और मेंस लेके ही पढ़ना चाहिए। एक साथ तैयारी हो जाएगी और अच्छी तैयारी होगी। तो केवल पीटी पढ़े जा रहे हैं और मेंस कभी हुआ ही नहीं, तो आप इन डेप्थ गए ही नहीं क्या, तो वो करना चाहिए। और कोई प्रश्न हो तो ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, बढ़िया से एग्जाम दीजिए, पास कीजिए, धन्यवाद।